हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी शिक्षण विधियाँ। बता देता हूँ भाई, जो हिंदी शिक्षण विधियाँ हैं उसमें जो पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में जो 2011 या फिर 2014 या फिर 2016 या 2018 का जो भर्ती परीक्षा रीट का हुआ था, उनसे रिलेटेड मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के बेस पर या फिर इन्हीं के आधार पर जो ऑप्शनल टाइप होते हैं उसके आधार पर बनकर आएंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को विधिवत रूप से आप ढंग से इसका ज्ञान प्राप्त कर लेना। तो मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चनों की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्बोधन विधि का उपवेदन नहीं है। बताना भाई, उद्बोधन विधि का उपवेदन नहीं है। दृश्य विधान, अभिनय, कहानी और अनुवाद। तो कौन सा होगा इसमें? अनुवाद होगा। नेक्स्ट चलते भाई, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि द्वारा नहीं दी जाती है? तो देखो भाई, इसमें आगमन के द्वारा दी जाती है, निगमन से देते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि से भी देते हैं और भाषा संसर्ग से नहीं देते, क्योंकि स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना। इसमें B.S. ब्लूम्स, इसमें व्यवहारिक से दी जाती है। B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सी नवीन आयाम दिया था? तो B.M. ब्लूम ने कौन से रिलेटेड है? ये मूल्यांकन से। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? मूल्यांकन। नेक्स्ट चलते हैं, विश्लेषणात्मक विधि में कौन में प्रयोग होता है? बताता हूँ। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? टूटना, अर्थात बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। और संश्लेषणात्मक आ जाए तो छोटे से बड़े की ओर, मतलब जुड़ना। तो शब्द से वर्ण, शब्द बड़ा होता है, वर्ण छोटा होता है, तो शब्द से वर्ण होगा विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक होगा वर्ण से शब्द। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? देखो, वर्तनी की जो शुद्धता का जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो कौन से स्तर पर होना चाहिए? वो होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषिक सामग्री है मूल विषय वस्तु प्रत्ययों, शब्दावली और मूल विषय प्रत्ययों। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? शब्दावली। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? देखो, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? ये श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य है या कोमल सामग्री है? तो बता देता हूँ, बुलेटिन बोर्ड जो होता है वो दृश्य सामग्री होता है। कैसा होता है? दृश्य। अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होता है? तो अधिक विश्वसनीय बताना है। तो ज़्यादा विश्वसनीय कौन सा होता है इसमें? शिक्षण निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण और प्रमापीकृत परीक्षण। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? प्रमापीकृत परीक्षण। दिखाई दे रहा होगा आपको 2017 वाले जो लेवल सेकंड के थे वो वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। एक CCE में व्यापकता का आशय कौन सा नहीं है? CCE में व्यापकता का अर्थ बताना भाई। विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? प्रश्नों की व्यापकता। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है और हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है, आत्मविश्वास खो बैठा है। तो एक शिक्षक के नाते आप उसको क्या उपचार करेंगे? सहानुभूति व्यवहार करेंगे, दंड देंगे, परिवार को सूचना देकर मित्रों के साथ घूमने को आएंगे। तो आप उसको क्या दिखाएंगे? सहानुभूति दिखाओगे, क्योंकि वो हीन भावना ग्रंथि से कैसा है? पीड़ित है। अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो रीट परीक्षा 2021 जो होने वाली है उसमें एक क्वेश्चन 100% इसी के बेस पर आएगा। ध्यान रखना भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। ठीक है भाई, इसमें पूछा गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। अगला आएगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर निबंधात्मक प्रश्न का प्रकार है या निबंधात्मक प्रश्न का प्रकार नहीं है। ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है, तो इसका आंसर क्या होगा? मिलान चिन्ह। मौन पाठन का लाभ क्या है? पिछली बार बता चुका हूँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो, ये रीट परीक्षा में भी आ चुका है। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। ये रहा, मौन में हमेशा स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं होती है? अच्छा मूल्यांकन में कौन कौन सी विशेषता? मेरा जो वीडियो नंबर 2 जो था उसमें बताया गया था अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं को, जिसमें वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता, विश्वसनीयता, सब कुछ पढ़ाया गया था डिटेल से। उनको आप देख लेना। तो विशेषता कौन सी नहीं होती है? आत्मनिष्ठता नहीं होती है, क्योंकि आत्मनिष्ठता इसमें नहीं होगी। अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता होती है वो वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और व्यापकता होती है। अगला भाई, इसमें नेक्स्ट, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? देखो भाई, इसमें मातृभाषा के जरिए किसी अन्य भाषा को पढ़ाया जाए तो वो कौन सी विधि होती है? तो वो विधि कौन सी होती है? परोक्ष विधि। कौन सी होती है? परोक्ष। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नोत्तर प्रणाली किसे आता है? बताया था मैंने भाई। पद शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि कौन सी बताई थी मैंने? खंडान्वय। तो खंडान्वय ही कोई प्रश्न प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें से प्रश्नोत्तर प्रणाली को भी नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। लिखित सामग्री को मन ही मन में बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो मौन वाचन कहलाता है।
पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों का प्रकार कितना है? गद्य पाठ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसके लिए जाता है? तो हेनरी कॉल्डवेल कोको को, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहा जाता है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सुग्गा प्रणाली, ठीक है ना। मैं वैसे बता चुका हूँ, पाठ्य पुस्तक विधि को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि को कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है? भंडारकर विधि से। किस नाम से? भंडारकर। इसके अलावा भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग से मुख्य प्रयोजन है शिक्षण में विधिवत लाना, रोचकता का संचार करना, जैसा कि दिखा दे रहा होगा आपको, रोचकता में संचार लाना, विद्यार्थियों की विनेंद्रियों को क्रियाशील बनाना, मनोरंजन करना। भाई दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? बताता भाई मैंने, इंद्रियों को क्या करना पड़ता है, उसमें क्रियाशील करना होता है। नेक्स्ट, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अलंकार शिक्षण। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? गद्य शिक्षण। लेखन कला का विकास होता है देखने से होता है, सुनने से, अनुकरण से, अभ्यास से। तो क्या होगा इसमें? अनुकरण से होता है लेखन कला का। लिखने की कला किससे होती है? अनुकरण से होती है। एक भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा श्रवण। क्या आता है? सुनना आता है, ठीक है भाई। उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक नहीं है। शिक्षण विधि को स्थायी रखना, पहले निदान परीक्षण कर लेना, विद्यार्थियों को किसी भी गलती के लिए अवहेलना नहीं करना। देखो भाई आवश्यक नहीं है पूछा है, जबकि ये सभी हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन हमारा भाई, कौन सा संगत नहीं है? तो संगत कथन कौन सा नहीं है? पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन साध्य नहीं है। और पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी को एवं शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्य पुस्तक शिक्षा का साध्य है, साधन नहीं। ये बिल्कुल गलत है। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 वाला, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है? प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और भाषा संचार विधि। भाषा संचार विधि नहीं है। मैंने बताया था व्यवहारिक ज्ञान देने वाली विधि है, और इसमें मतलब स्वतंत्र रूप से व्याकरण शिक्षा तो नहीं जाती, लेकिन व्याकरण का ज्ञान कराया जरूर जाता है। इसके अलावा बता देता हूँ भाई, इसमें दे रखा भाई, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया? ये पिछला बार बताया था भाई, फिर घूमकर दोबारा से आ गया। कौन सी विधि थी वो? परोक्ष विधि थी। इसके अलावा बता देता हूँ, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन, भाषा प्रयोगशाला, उपयोग सभी। तो कौन सी होंगी? भाषा उपयोग सभी होगी। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताना भाई। गृह कार्य का छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठों को दोहराने के लिए अवसर देना, और सुलेख योग्यता विकसित करना, संबंध पाठ और रुचि उत्पन्न करना। तो आपका आंसर क्या होगा भाई इसमें? वैसे सभी को पता होगा, लैंग्वेज से पता चल जाता है कि भाई अवसर देना, दोहराने के लिए अवसर देना होता है। भाषा शिक्षण का उपागम कौन सा? भाषा संस्कृत उपागम, रचना शिक्षण उपागम, ये दोनों होते हैं, दोनों उपागम होते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाषा शिक्षण के कितने उपागम है, तो पाठ संसर्ग और रचना शिक्षण उपागम। नेक्स्ट है, छात्र के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है? तो बताना भाई। तो इसमें छात्र के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है? शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, उपयोग सभी। छात्र के शब्द भंडार में वृद्धि करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका पूछा भाई इन्होंने। वृद्धि करने का उपाय क्या है? शब्दकोश का उपयोग करना। शब्दकोश का उपयोग करने से ज़रूरी थोड़ी होता है कि उसका वृद्धि हो जाए, या छात्रों से प्रवृत्ति बढ़ने से नहीं होता। लेकिन शिक्षक के द्वारा अच्छी और नए शब्दों का जब वो प्रयोग करेगा तो 100% क्या है कि शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी। आगमन विधि के रूप कितने होते हैं? तो आगमन विधि का कितना रूप होता है भाई? इसमें 2 रूप होते हैं। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में। तो क्या किया जाता है? दोनों में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाटक लेखन। तो भाई इसमें लिखित का पूछा गया है, तो कौन सा होता है? वाद किसका होता है? मौखिक होता है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये क्या आवश्यक है? अक्षर सिखाना, लेखन समझ जिज्ञासा उत्पन्न करना, 12 खड़ी सिखाना, उनकी क्रियाशील बनाना। तो सबसे पहले भाई उसको जिज्ञासा उत्पन्न करना होता है। क्या होता है? जिज्ञासा उत्पन्न करना लिखने के लिए। जब उसके अंदर प्रिपेयर नहीं होगा वो, तो किस प्रकार से सीख जाएगा? प्रिंट मीडिया में क्या नहीं किया जा सकता? समाचार पत्र, पत्रिका, पाठ्य पुस्तक और विद्यालय पत्रिका है। तो क्या होती है इसमें? पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक प्रिंट मीडिया में उपयोग इनका नहीं होता है। साइट क्या है? टीवी चैनल, उपग्रह, अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, यही होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है
सैटेलाइट पता होगा आपको, अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ठीक है भाई, टेलीविजन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? रटाई से मुक्ति। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्यों रखे गए थे परीक्षाओं में? क्या रटाई से मुक्ति हो जाती है, पाठ्यक्रम व्याप्त हो जाती है, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, विद्यार्थियों का हित होता है। तो इसमें भाई निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, किसी पक्ष को नहीं दिया जाता। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इसलिए श्रेष्ठ मानते हैं। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से होती है? विचारों की अच्छी, तो विचार किससे उत्पन्न होंगे? निबंधात्मक से। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में व्यक्त किया था? तो वो कौन था? ब्लूम्स, V.S. ब्लूम। उच्चारण सुधारने का कार्य निम्न कक्षा में करना चाहिए। किन कक्षा में उच्चारण सुधारने का कार्य कराना चाहिए? तो आपका आंसर होगा प्रारंभिक कक्षा में। भाषा का मुख्य कौशल कौन सा है? सबसे मुख्य कौशल कौन सा है? सभी हैं, ठीक है भाई, लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना सब हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा बता देता हूँ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें योजना शिक्षण विधि का प्रवर्तक कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट भाई योजना। तो भाई आंसर होगा इसमें बता, जॉन डीबी, W.S. किलपैट्रिक, डाल्टन, अरस्तू। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? किलपैट्रिक होगा। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम कौन सा? छोटे बच्चों में कल्पना शक्ति, इमेजिनिंग जो पावर विकसित करनी, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम परियों की कहानी सुनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले बूढ़ी बूढ़ी नानी जो थी बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। इससे क्या है कि उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है छोटे बच्चों में। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति योग्यता का मूल्यांकन करते समय किन निम्नलिखित में से किसको आवश्यक है? ठीक है भाई, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करना है। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते समय वही पॉइंट क्लियर करना है आपको जो इसमें पूछा गया है। शुद्ध उच्चारण करना, उचित गति, व्याकरण सम्मत प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि उचित गति करोगे तब भी मौखिक होता है, शुद्ध उच्चारण करोगे तब भी मौखिक होता है, व्याकरण का सम्मत भाषाओं का प्रयोग करोगे तब भी मौखिक ही होता है। ठीक है, मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है उपयुक्त सभी होगा। श्रवण कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? देखो भाई, सुनना कौशल बताया गया इसमें सुनने के लिए। तो व्याख्या विधि, तुलना विधि, गीत प्रणाली और खेल प्रणाली। तो उसमें भाई देखो भाई सबसे उपयुक्त कौन सी होगी? खेल। कौन सी होती है? खेल। ठीक है भाई, इसमें श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति। तो विद्यालय पत्र का नाटक, वाद विवाद और क्विज कार्यक्रम। तो कौन सा वाद विवाद होगा? ठीक है भाई, संवाद। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण कौन सा है? तो भाई भाषा शिक्षक का जो बताना आपको विशेष अनिवार्य गुण कौन सा होता है? विषय पर विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण। तो भाई पहले बात है कि इसमें भाषा शिक्षक है, जो भाषा सिखाने वाला है, तो उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। हाँ, अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देख लेना सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 वाला क्वेश्चन। आज सिर्फ हम इसमें 50 क्वेश्चन ही कराएंगे। 50 वाला उपलब्धि परीक्षण निर्माण उच्च चरण नहीं है। उपलब्धि परीक्षण का चरण कौन सा नहीं है? तो इसमें दे रखा है शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, प्रश्न निर्माण करना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, समग्र योजना बनाना। इसमें पूछा कौन सा नहीं है? तो देखो भाई, कारणों की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते उपलब्धि परीक्षण में। ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखना भाई, उपलब्धि परीक्षण में तो ओनली बस उनकी जो शिक्षा संबंधी है और कहाँ तक उन्होंने क्या हासिल कर लिया है वो देखा जाता है, उसका कारणों का पता नहीं लगाया जाता। ठीक है भाई, इस प्रकार ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पिछली कंपटीशन जो एग्जाम रीट एग्जाम हुई थी उनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इसी प्रकार से जो इनके बेस पर आधारित में 5 जो वीडियो मेरी बन चुकी हैं, 6 वीडियो अब आने वाली है। ये तो बीच में एक विशेष वीडियो थी जो बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर पिछले जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एक वीडियो भेज दो, तो इसीलिए इसको बनाया गया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट 6 जो वीडियो होगी वो कल डलेगी, उसमें बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से लगातार हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें ताकि आप तक हर बनने वाले जो अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।